इतने सारे प्रावधान सरकार लेकर के आई है। अब इसका कानून का रूप जब बनेगा, अभी इस बीच में और कितने प्रावधान और जोड़े जाएंगे। लेकिन अब जीरो एफआईआर का प्रोविजन ला दिया गया है। जीरो एफआईआर के प्रोविजन के अंतर्गत क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन के बाहर एफआईआर लॉन्च करा सकते। जज जो है अपने डिसीजन को पेंडिंग नहीं रह सकते हैं एंड द ऑर्डर विल हैव टू बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन विद इन 7 डेज। और जो भी वो वर्डिक्ट देंगे या जो भी ऑर्डर देंगे उस ऑर्डर को 7 दिन के भीतर ऑनलाइन क्या करना होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आकार आईएएस में। करंट अफेयर के करंट क्रक्स को लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के और कल के करंट अफेयर को मिला करके कि रिसेंटली कौन कौन सी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं और उन पर हम बारी बारी से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला ये है दैट कैबिनेट नॉड फॉर 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस इन 169 सिटीज। कैबिनेट ने 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस को मंजूरी दी है 169 शहरों में चलाने के लिए। तो 169 सिटीज में 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी, ऐसा कैबिनेट ने अप्रूव किया है। बात करें तो ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के किस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये पेपर इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 के रेफरेंस में। तो जीएस पेपर 3 में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, एनवायरनमेंट का पार्ट है, इकोलॉजी का पार्ट है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। और जीएस पेपर 2 में जो गवर्नेंस का आपका पार्ट है उस कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स ये जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर की बातें क्या हैं, कुछ की पॉइंट्स पे नजर डालते हैं। तो की पॉइंट्स में है दैट इन ऑर्डर टू शोर अप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव, तो ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को शोर अप करने के लिए कैबिनेट ने 10,000 ई बसेस को मंजूरी दी है अक्रॉस द कंट्री। और ऐसा अप्रूव किया गया है एक स्कीम के तहत, एक योजना के तहत, जिस योजना का नाम है पीएम ई बस सेवा स्कीम। जो पीएम ई बस सेवा स्कीम है उसको 2 फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा। दिस स्कीम इज टू इम्प्लीमेंटेड इन 2 फेजेस। पहले फेज में जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उसमें क्या होगा दैट 169 सिटीज 10,000 ई बसेस विल बी डिप्लॉयड यूजिंग PPP मॉडल। 169 सिटीज में जो 10,000 बसेस डिप्लॉय करी जाएंगी उनको PPP मॉडल पर यूज किया जाएगा। PPP मॉडल का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के इसमें काम करेंगे, यानी कि सरकार इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी और निजी क्षेत्र की कंपनियां इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। तो दोनों के कोलैबोरेशन से ये पूरा मॉडल जो है वो वर्क करेगा। और इसके साथ में डिपो इंफ्रा जो है, डिपो इंफ्रा विल बी डेवलप्ड और अपग्रेडेड टू सपोर्ट न्यू बसेस। डिपो इंफ्रा जो है नई बसेस को डेवलप करने में या फिर उन्हें अपग्रेड करने में क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। जैसे कि मीटर पावर को लगाना और जैसे सब स्टेशंस, तो सब स्टेशंस पे जो मीटर पावर्स होंगे तो इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन का काम जो होगा वो डिपो इंफ्रा के थ्रू किया जाएगा। और सेकेंडली देखें तो सेकेंडली क्या है दैट 181 अदर सिटीज इनिशिएटिव विल फोकस ऑन बस प्रायोरिटी। 181 अदर सिटीज में बस प्रायोरिटी पर फोकस किया जाएगा, उनके इंफ्रा पर फोकस किया जाएगा, उनके मल्टी मॉडल जो है इंटरचेंजेस फैसिलिटीज पर फोकस किया जाएगा, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन जो साधारण किराया है उस पर फोकस किया जाएगा और चार्जिंग इंफ्रा पर फोकस किया जाएगा। तो पीएम ई बस सेवा में ये चीजें जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। देन आगे बात करते हैं ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव, क्योंकि पीएम ई बस सेवा जो है वो ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत इसको कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। तो हमारे लिए ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव है क्या।
तो ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव का मतलब ये होता है टू द यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका क्या करना, यूज करना, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना, हाइब्रिड व्हीकल्स का यूज करना, अल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे बायोफ्यूल्स, हाइड्रोजन, इनका इस्तेमाल करना, ये ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है। इसके साथ होगा क्या, जब हम ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव इनके अंतर्गत काम होंगे, इनके अंतर्गत योजनाएं लाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिलेगा, तो उससे होगा द प्रमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। इन टेक्नोलॉजीज के एडॉप्शन से, इनको एक्सेप्ट करने से क्या होगा, दैट इंडिया कैन रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो इंडिया के फॉसिल फ्यूल्स पे जो जीवाश्म ईंधन है जैसे पेट्रोल डीजल है, इन पर डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, इन पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और उसके साथ जब इन पर डिपेंडेंसी कम होगी तो एयर क्वालिटी क्या होगा, इंप्रूव होगा, बिकॉज डीजल और पेट्रोल जो है स्मोक का कारण है, तो उससे क्या होती है, हमारी एयर क्वालिटी इफेक्ट होती है। अब क्या होगा, जब फॉसिल फ्यूल्स का रिडक्शन होगा तो फिर एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी, और जब एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी तो ग्रीन हाउस एमिशन का रिडक्शन होगा। तो ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव से ये चीजें निकल के आती हैं। एंड ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में सरकार ने कई सारी सेवरल इनिशिएटिव्स लिए हैं टू प्रमोट ग्रीन मोबिलिटी। इसमें एक स्कीम है जिसका नाम है द फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम, यानी कि फेम स्कीम। फेम स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या करें, एडॉप्शन करें, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का जब आप एडॉप्शन करेंगे, उनका यूज करेंगे, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। और सरकार जब लोग उसको यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो सरकार मैन्युफैक्चरर्स के लिए कुछ रिलैक्सेशंस लेकर के आएगी, और उन रिलैक्सेशन के बेसिस पर लोग कंजप्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इस स्कीम को गवर्नमेंट लेकर के आई अंडर द ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव। और इसका एम्बिशन वही एम क्या था, एम ये था कि प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री एंड देयर इज आल्सो अ ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग द पब्लिक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके साथ साथ में पब्लिक को, जनता को ये बताना दैट की जो सतत परिवहन है, जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके लिए लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करना। एंड विच इज ड्राइविंग डिमांड ऑफ फॉर ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस, जो कि ग्रीन मोबिलिटी सॉल्यूशंस की डिमांड को ड्राइव करें। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने ये इनिशिएटिव किए, और सरकार का ये एजेंडा है, उनका ये मानना है कि इंडिया जो है वो इको फ्रेंडली हो, पॉल्यूशन बहुत लेवल पे कम हो। क्योंकि पॉल्यूशन के मामले में देखें या एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, और जब पॉल्यूशन ज़्यादा है तो पॉल्यूशन की वजह से क्या है कि बीमारियां ज़्यादा हैं, और बीमारियों के होने की वजह से जो है मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा ना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके जो हैं वो कारण है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए ई बसेस को लॉन्च किया गया, और जो स्कीम है उसका नाम है पीएम ई बस सेवा स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दैट अभी हाल ही में इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त हुआ, 77वीं वर्षगांठ हम लोगों ने साथ मिलकर बनाई, और इस इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक योजना की अनाउंसमेंट करी, और उस योजना का नाम है विश्वकर्मा स्कीम। तो विश्वकर्मा स्कीम विल ऐड 30 लाख आर्टिशन फैमिली। तो जो विश्वकर्मा स्कीम है ये 30 लाख आर्टिशन फैमिलीज को क्या करेगा, ऐड करेगा, उनको क्या मिलेगा, एडिशन मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए अब ये जो टॉपिक है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, पहली चीज है प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड करंट अफेयर फॉर जनरल स्टडीज 1, जो प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 का पेपर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। देन द सेकेंडली मेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, फाइनेंशियल इंक्लूजन और एम्प्लॉयमेंट, तो उन टॉपिक से रिलेटेड ये स्कीम आपकी है। इसमें देखते हैं, बात करते हैं कि इस स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है। की पॉइंट्स में बात करें तो ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच पीएम मोदी अनाउंस्ड विश्वकर्मा स्कीम फॉर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल एंड आर्टिशंस। जो परंपरागत, जो ट्रेडिशनल
क्राफ्ट पर्सन्स हैं या आर्टिशंस हैं, उनके लिए पीएम मोदी ने इंडिपेंडेंस डे पर विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च करी, अनाउंस करी, सॉरी, ठीक है। और इस स्कीम को अप्रूव किया गया बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इकोनॉमिक अफेयर्स की, आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट कमिटी है, उसने इस स्कीम को अप्रूव किया ऑन 16 अगस्त विद द आउटले ऑफ 13,000 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 2023 टू 2024 एंड 2027 टू 2028। ठीक है, तो 13,000 करोड़ आउटले के साथ में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 16 अगस्त को इस स्कीम को मंजूरी दे दी 5 साल के लिए। ठीक, कि 5 साल इस स्कीम को चलाया जाएगा। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करेगी स्कीम? तो ये स्कीम काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। फिर इस स्कीम के अंतर्गत है क्या अंडर द स्कीम? तो 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स विल बी कवर्ड एंड आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पीपल विल गेट, 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को क्या किया जाएगा, इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा। इसमें जो बेनिफिशियरीज होंगे, जो आर्टिशंस हैं, जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं, उनको एक पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट मिलेगा और उनको एक आईडी कार्ड मिलेगा, एक पहचान पत्र मिलेगा। और उसके साथ साथ में उनको 1 लाख रुपए का क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा फर्स्ट ट्रांस में, और 2 लाख रुपए का क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा सेकेंड ट्रांस में, और एट अ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। 5% के कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पर इनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट इस स्कीम के तहत मिलेगा। किसको मिलेगा? जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन्स हैं और जो आर्टिसंस हैं। और इसके अंतर्गत 18 ट्रेड्स, 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। देन इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, एम की बात करें, एम क्या है? इसका एम है इस स्कीम का टू स्ट्रेंथन एंड नर्चर गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा को स्ट्रेंथन करना और नर्चर करना, ठीक है। देन उसके साथ साथ में जो फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस है ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स, जो परंपरागत ट्रेडिशनल स्किल्स है, ठीक है, उनकी जो फैमिली बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं, उनको क्या करना, उनको भी बढ़ावा देना, उनको भी नर्चर करना। एंड उसके साथ साथ में द क्राफ्ट पीपल वर्किंग विद देयर हैंड्स एंड टूल्स विच विल फर्दर इंप्रूव क्वालिटी एंड रीच ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट एंड इंटीग्रेटेड देम विद ग्लोबल वैल्यू चेन। तो इनके थ्रू, इनके टूल्स के थ्रू या हैंडमेड गुड्स जो बनाए जाते थे, उनको ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ में जोड़ना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जहां भी जाते हैं कई बार बोलते हैं दैट वोकल फॉर लोकल, सेल्फ रिलायंस, तो आप आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं, और इनको जब इस योजना के तहत, स्कीम के तहत बढ़ावा मिलेगा, तो ट्रेडिशनली इंडिया क्या करेगा, ग्रो करेगा, और ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ में खुद को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो इस स्कीम का ये मेन मोटिव है। उसके साथ में देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ स्किलिंग प्रोग्राम। इस स्कीम के अंतर्गत 2 तरीके के स्किलिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। पहला एक होगा बेसिक और दूसरा होगा एडवांस। और इस स्कीम के तहत लगभग 30 लाख फैमिलीज को कवर किया जाएगा 5 ईयर्स, ओवर 5 ईयर्स अंडर दिस स्कीम। 5 साल के अंतर्गत लगभग टारगेट है कि 30 लाख फैमिलीज को कवर करेंगे अंडर दी विश्वकर्मा स्कीम। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इसमें हैं। अगले टॉपिक पे बात करें तो अगला टॉपिक है दैट न्यू बिल्स एंड प्रिंसिपल्ड कोर्स फॉर क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म के से रिलेटेड है ये। अभी रिसेंटली जो लोकसभा में बिल पास हुआ, उस बिल में क्या हुआ कि सीआरपीसी और आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। ऐसे बात करते हैं तो रिलेवेंसी ऑफ टॉपिक क्या है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और लॉज के कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन से, और मेंस एग्जामिनेशन से जीएस पेपर 2 में जो गवर्नेंस एंड पॉलिटी का टॉपिक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 3 न्यू बिल्स। रिसेंटली गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में 3 नए विधेयकों को इंट्रोड्यूस किया दैट विल सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसके थ्रू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, परिवर्तन होगा। और ये 3 बिल कौन कौन से हैं? पहला है द भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, ठीक है, जो कि रिप्लेस करेगा इंडियन पीनल कोड 1860 को। दूसरा जो बिल है वो है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि रिप्लेस करेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट यानी कि सीआरपीसी को, ठीक है।
और तीसरा बिल है भारतीय साक्ष्य बिल, जो रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। ये 3 विधेयक सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में लाए गए। अब इन 3 विधेयकों में क्या क्या प्रोविजन किए गए, क्या प्रावधान किए गए, उन पे नजर डालते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, जो कि सीआरपीसी को यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रिप्लेस करेगा, उसके अंतर्गत क्या है कि 533 सेक्शंस रखे गए हैं, जिसमें से 160 सेक्शंस ऑफ ओल्ड लॉ हैव बीन चेंज्ड। 160 सेक्शंस को बदला गया है। 9 न्यू सेक्शंस हैव बीन एडेड, 9 नए सेक्शंस को उसमें जोड़ा गया है, और 9 सेक्शंस हैव बीन रिपील्ड, और 9 सेक्शंस को रिपील कर दिया गया है, यानी कि निरसित कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दैट भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, जो कि रिप्लेस करेगा किसको, इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी को। इसमें क्या है दैट इसमें पहले 511 सेक्शंस थे, अब इसमें 356 सेक्शंस को रखा गया है, जिसमें से 175 सेक्शंस हैव बीन चेंज्ड। 175 सेक्शंस जो हैं वो बदल दिए गए हैं। 8 न्यू सेक्शंस हैव बीन एडेड, 8 नए सेक्शंस को जोड़ा गया है, और 22 सेक्शंस हैव बीन रिपील्ड, और 22 सेक्शंस को रिपील कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। एंड तीसरा है भारतीय साक्ष्य बिल 2023, जो कि रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को। इसमें पहले 167 सेक्शंस थे, अब हो गए हैं 170 सेक्शंस, जिसमें से 23 सेक्शंस को चेंज किया गया है, और एक नया सेक्शन इसमें जोड़ा गया है, और 5 सेक्शंस को रिपील कर दिया गया है। ये बातें विधेयक में सरकार के द्वारा बोली गई, लेकिन अभी इसने कानून का रूप नहीं लिया है। तो जुडिशरी के जो एस्पिरेंट्स हैं या यूपीएससी या पीसीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली जुडिशरी वालों को ये होगा दैट कि यार सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस और फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी जब तक ये बिल, ये विधेयक कानून का रूप नहीं ले लेता है, तब तक बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और इसमें अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चेंजेस यहाँ पे सरकार ने किए हैं उनको एज इट इज़ रखा जाएगा। मे बी दैट कि इन सेक्शंस में को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, इसमें और भी चेंजेस हो सकते हैं। आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आगे हम बात करते हैं कि इस बिल के अंतर्गत कौन कौन से और प्रोविजंस को रखा गया है, एडवांटेज क्या होगा इस रिफॉर्म का, जो कि क्रिमिनल लॉ में ये रिफॉर्म लाया जा रहा है। एडवांटेज में नजर डालें तो द लॉ एक्सपैंड्स द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब इस विधेयक के अंतर्गत जो लॉ है, जो कानून है, उसमें जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशंस है उसका क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, उसका विस्तार होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स का विस्तार होगा, ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट्स, लोकेशनल एविडेंस, मेल्स, मैसेजेस ऑन डिवाइसेस। तो इन सारे ये जो सोर्सेज हैं, इनको एविडेंसेस के साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स का की डेफिनेशन को क्या किया जाएगा, एक्सपैंड किया जाएगा। उसके साथ अगला प्रोविजन ये है, द प्रोविजन हैज बीन मेड इन दिस लॉ टू डिजिटाइज द एंटायर प्रोसेस। पूरे एंटायर प्रोसेस को क्या किया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा, उसका डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिसमें जैसे एफआईआर से लेकर के केस डायरी तक, केस डायरी से लेकर के चार्जशीट तक, और चार्जशीट से लेकर जजमेंट तक, इन तीनों स्टेजेस में बैक टू बैक काम प्रॉपर तरीके से होगा। एंड टेक्नोलॉजी यूजेस की बात करें तो टेक्नोलॉजी यूजेस को कुछ ज्यादा प्रमोट किया गया है। गवर्नमेंट का ये कहना है दैट के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लॉन्च हुआ था 1861 में, लेकिन उसमें जो है कोई भी टेक्नोलॉजी यूजेस पर एम्फेसिस नहीं किया गया था, जोर नहीं दिया गया था। लेकिन अब जो नए 3 विधेयक आ रहे हैं, या जो अब सीआरपीसी को इसने रिप्लेस किया है, उसमें अब हम क्या रखेंगे, डिजिटलीकरण को, ठीक है, डिजिटलाइजेशन को ज्यादा प्रमोट करेंगे, उस पर ज्यादा एम्फेसिस करेंगे। तो टेक्नोलॉजी यूजेस जो है इस विधेयक का खास पॉइंट है। देन उसके साथ में इसमें 0 एफआईआर को भी ऐड किया गया है। अब 0 एफआईआर क्या है कि फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 75 years ऑफ द इंडिपेंडेंस, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द सिटीजन्स। तो सिटीजन्स के कन्वीनियंस के लिए आज़ादी के 75 साल बाद भी विद दिस इनिशिएटिव द सिटीजन्स विल बी एबल टू लॉन्च कंप्लेंट इवन आउटसाइड ऑफ देयर पुलिस स्टेशन एरिया। आज़ादी के 75 साल हो गए, 75 सालों के बाद भी अगर किसी भी व्यक्ति को अपने
पुलिस स्टेशन के आउटसाइड कोई भी एफआईआर लॉन्च करानी है तो वो नहीं करा सकता है। लेकिन अब जीरो एफआईआर का प्रोविजन ला दिया गया है। तो जीरो एफआईआर के प्रोविजन के अंतर्गत क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन के बाहर एफआईआर लॉन्च करा सकता है, या फिर कोई भी ऐसी वारदात है जो किसी मान के चलिए कि थाना क्षेत्र है उसके और दूसरी जगह पे घटित होती है, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वहां पे आकर के उस एफआईआर को लॉन्च कर सकता है, यानी और उसके बाद में उसकी जांच पड़ताल के लिए उस पुलिस स्टेशन में चीजों को ट्रांसफर किया जाएगा। तो जीरो एफआईआर के प्रोविजन को सरकार इस विधेयक में लेकर के आई है। ईएफआईआर के कॉन्सेप्ट को सरकार यहां पे प्रमोट कर रही है इस विधेयक में। ईएफआईआर में क्या है, दैट इट इज बीइंग एडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐड किया जा रहा है। एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस स्टेशन विल डेजिग्नेट अ पुलिस ऑफिसर। हर पुलिस स्टेशन और हर डिस्ट्रिक्ट में क्या किया जाएगा, एक पुलिस ऑफिसर को डेजिग्नेट किया जाएगा, हु विल ऑफिशियली इन्फॉर्म द फैमिली ऑफ द अरेस्टेड पर्सन अबाउट हिज अरेस्ट ऑनलाइन एंड इन पर्सन। तो पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन जो भी है वहां पे एक पुलिस ऑफिसर डेजिग्नेट होगा, अपॉइंट होगा। उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि वो अरेस्टेड पर्सन की फैमिली को ये इन्फॉर्म करेगा कि भैया आपके खिलाफ क्या है, ऑनलाइन अरेस्ट का वारंट जारी हुआ है, आपके खिलाफ अरेस्ट के लिए ऑनलाइन एफआईआर फाइल करी गई। ठीक है। And the statement of the victim has been made compulsory in the cases of sexual violence। तो sexual violence के केस में victim का statement लेना compulsory है। उसके साथ साथ में the video recording of the statement has also been made compulsory in the cases of sexual harassment। और sexual harassment के केसेस में जो victim statement देगा उसके video recording compulsory है। तो ये प्रावधान इसमें किया गया है कि अगर सेक्सुअल वायलेंस का विक्टिम है तो उसका स्टेटमेंट कंपलसरी, और सेक्सुअल हैरेसमेंट का विक्टिम है तो उसके वीडियो रिकॉर्डिंग का स्टेटमेंट कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इट विल बी कंपलसरी फॉर द पुलिस टू गिव द स्टेटस ऑफ द कंप्लेंट इन 90 डेज। पुलिस के लिए कंपलसरी होगा कि वो 90 डेज के अंदर जो है कंप्लेंट का स्टेटस कंप्लेनेंट को क्या करे, दे, प्रोवाइड करे कि भैया आपने जो एफआईआर करी थी, आपने जो कंप्लेंट करी थी, उसका स्टेटस ये है, हमारा प्रोसीजर यहां तक पहुंचा है। देन नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू विड्रॉ केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years और मोर। 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का जो विक्टिम है, जो अक्यूज्ड है, उसके सजा को या उसके केस को कोई भी सरकार विड्रॉ नहीं कर सकती है विदाउट लिसनिंग द विक्टिम, बिना विक्टिम की सुनवाई के। एंड दिस विल प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ऐसा जो है इसलिए किया गया है क्योंकि ये सिटीजन्स के राइट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड अ टाइम लिमिट ऑफ 90 डेज इज फिक्स्ड फॉर फाइलिंग द चार्जशीट। चार्जशीट को फाइल करने के लिए 90 दिनों का टाइम रखा गया है। एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन द कोर्ट कैन फर्दर गिव परमिशन फॉर 90 मोर डेज। पुलिस जो है उसके लिए चार्जशीट फाइल करने का टाइम जो है वो 90 दिन का रखा गया है। अगर सिचुएशन कुछ दूसरी होती है तो उस केस में कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, और कोर्ट जो है वो 90 डेज से ज्यादा का टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा सकता है चार्जशीट फाइल करने के लिए। एंड द इन्वेस्टिगेशन विल हैव टू बी कंप्लीटेड विद इन 180 डेज। और जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो जांच पड़ताल होगी, उसको 180 दिन के अंदर कंप्लीट होना होगा, और उसके बाद ट्रायल जो है उसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो ये इस विधेयक में ये प्रावधान भी रखे गए। एंड उसके साथ इसमें बात की गई स्पीडी जस्टिस की, कि जो जस्टिस है वो जल्दी से जल्दी क्या हो सके, डिलीवर हो सके। क्योंकि जो जस्टिस है वो इंडिया में बहुत डिले हो जाता है कि पता चला एक केस आया, उसकी सुनवाई हुई, तो पहली चीज तो सुनवाई तो साल दर साल चलती रहती है। देन उसके बाद जब फाइनल जजमेंट आता है तो उसको रोक लिया जाता है, तो जो विक्टिम है, जो अक्यूज्ड है, उस तक फाइनल जजमेंट पहुंच नहीं पाता। तो यहाँ पे स्पीडी जस्टिस की बात की गई है दैट कोर्ट्स विल नाउ बी बाउंड टू गिव नोटिस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज टू द अक्यूज्ड पर्सन विद इन 60 डेज। कोर्ट बाउंड होगा अक्यूज्ड को ये बोलने के लिए कि भैया 60 दिन के अंदर अंदर आप क्या करो कि जो चार्ज है उसकी, मतलब जो चार्ज है उसकी फ्रेमिंग का नोटिस देगा। एंड विद इन 30 डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट,
30 दिन के अंदर आर्गुमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद द ऑनरेबल जज विल हैव टू गिव वर्डिक्ट। जो ऑनरेबल जज हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे, ठीक है। एंड दिस विल नॉट कीप द डिसीजन पेंडिंग फॉर ईयर्स, और सालों तक वो अपने डिसीजंस को पेंडिंग नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाँ वर्डिक्ट आ गया है देन उसके बाद में उन्होंने उसको पेंडिंग करके रखा, तो सालों तक जज जो है अपने डिसीजन को पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। एंड द ऑर्डर विल हैव टू बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन विद इन 7 days, और जो भी वो वर्डिक्ट देंगे या जो भी ऑर्डर देंगे उस ऑर्डर को 7 दिन के भीतर भीतर ऑनलाइन क्या करना होगा, अवेलेबल कराना होगा। तो स्पीडी जस्टिस की बात करी गई है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज टू द एक्यूट पर्सन विद इन 60 days, उसके साथ में 30 days के अंदर क्या होगा कि आर्गुमेंट कंप्लीशन होगा। आर्गुमेंट कंप्लीट होने के बाद में ऑनरेबल जज अपना वर्डिक्ट देंगे। वर्डिक्ट को सालों तक पेंडिंग नहीं रखना है और क्या करना है, अपने ऑर्डर को ऑनलाइन अवेलेबल कराना है विद इन 7 days, ठीक है। ये एक प्रोविजन इस बिल में, विधेयक में रखा गया। एंड द गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड ऑन परमिशन विद इन 120 days फॉर ट्रायल अगेंस्ट सिविल सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर। तो कोई सिविल सर्वेंट है या जो पुलिस ऑफिसर है उस पे गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि उनको 120 days की ट्रायल परमिशन जो है वो दी जाएगी, एल्स इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड परमिशन, ट्रायल विल बी स्टार्टेड। और या फिर जैसी परमिशन मिलेगी उस तरीके से ट्रायल को क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। एंड अ प्रोविजन हैज मेड ब्रॉड फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी के अटैचमेंट से रिलेटेड प्रोविजन लाया गया जो डिक्लेयर करता है डिक्लेयर्ड ऑफेंडर्स अ न्यू प्रोविजन ऑफ हार्श पनिशमेंट अगेंस्ट इंटर स्टेट गैंग। जो इंटर स्टेट गैंग्स हैं या जो ऑर्गेनाइज क्राइम हैं उनको भी इस कानून के तहत क्या किया गया है, ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। एंड सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, अगर कोई किसी के साथ में फॉल्स प्रॉमिस करता है शादी करने के लिए, ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, फॉल्स आइडेंटिटी के लिए, गलत पहचान के लिए, हैज बीन मेड अ क्राइम फॉर द फर्स्ट टाइम। इन सब चीजों को क्राइम की कैटेगरी में पहली बार रखा गया है। आप किसी से इंसान के साथ में झूठी शादी का दावा करते हैं, उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन करते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, आप प्रमोशन के लिए फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, अपनी गलत पहचान के लिए, फॉल्स आइडेंटिटी के लिए आते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्राइम की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। एंड 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन ऑल केसेस ऑफ गैंग रेप। 20 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास की सजा जो है, ठीक है, गैंग रेप के सारे केसेस में रखी जाएगी। ये इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। एंड प्रोविजन ऑफ डेथ पेनाल्टी हैज ऑल्सो बीन मेड इन केस ऑफ क्राइम विद गर्ल्स बिलो 18 years ऑफ एज। अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ में किसी भी तरीके का कोई क्राइम होता है तो उस केस में डेथ पेनाल्टी का प्रोविजन रखा गया है। एंड फॉर मॉब लिंचिंग, और मॉब लिंचिंग के केस में भी डेथ पेनाल्टी जो है वो दी जाएगी। एंड ऑल 3 प्रोविजंस ऑफ 7 years इन जेल, इन तीनों प्रोविजंस में 7 साल की सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास या फिर कैपिटल पनिशमेंट जो है उसको भी रखा गया है। एंड अर्लियर देयर वॉज नो प्रोविजन फॉर स्नैचिंग मोबाइल फोन चेन फ्रॉम वुमेन, बट नाउ अ प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर दी सेम। पहले जो था मोबाइल स्नैचिंग या चेन स्नैचिंग वुमेन्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब इन विधेयकों में इन चीज़ों के लिए प्रोविजंस, प्रावधानों को रखा गया है। इतने सारे प्रावधान सरकार लेकर के आई है। अब इसका कानून का रूप जब बनेगा, अभी इस बीच में और कितने प्रावधान और जोड़े जाएंगे, क्या चीज़ें होंगी, इन सब पर आगे अभी चर्चा परिचर्चा चलती रहेगी। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टडी विद आकार IAS, और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम मिलते हैं आपके साथ अगली करंट क्रक्स की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।